हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। और उसके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक एक करके सारे सॉल्व करने वाले हैं। हमने अभी तक पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, हमने इलस्ट्रेशंस सारे देख लिए, सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, सारे HOTS और सारे MCQs भी डिस्कस कर लिए। अब बारी है बस इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। तो चलिए, हमको कॉन्फिडेंस है कि हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, तो इसीलिए अब देखना आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कितने इजी लगेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो बच्चों, अब ये जैसे बोला पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, तो आपको याद आ जाना चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें आपको याद आना चाहिए कि पर्सनल में 3 तरह के होते हैं। हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो कहता है, जल्दी से एक बार शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। क्या बोलता है ट्रेडिशनल अप्रोच? वो ये बोलता है कि पर्सनल होता है और इम्पर्सनल होता है, ठीक है। और पर्सनल में बच्चों 3 तरह से आते हैं, एक आता है नेचुरल, एक आता है आर्टिफिशियल और एक आता है रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल में बच्चों हमारा आता है रियल और नॉमिनल। रियल में हम असेट्स लेते हैं, नॉमिनल में हम सारे इनकम और एक्सपेंस लेते हैं, और पर्सनल में बच्चों नेचुरल मतलब भगवान ने जिन लोगों को बनाया है वो हमारे नेचुरल में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल बॉडीज जैसे कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज वगैरह हमारे आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव में हमारे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस रिसीव्ड, इस तरीके के अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो किसी और इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस अब आपको ये कॉन्सेप्ट को याद करते हुए, ध्यान रखते हुए, अब इनमें से बताना है कि कौन से अकाउंट्स पर्सनल हैं, कौन से रियल है और कौन से नॉमिनल है। तो चलो भाई, सबसे पहले पर्सनल वाले देख लें। तो पर्सनल में आपको ढूंढना है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स आपके पर्सनल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो पर्सन ही तो क्रेडिटर होता है हमारा, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कंपनी हो या बंदा हो, इंसान हो जिसको भगवान ने बनाया हो, क्रेडिटर्स हमारे पर्सनल होते हैं। कैपिटल बच्चों, कैपिटल प्रोप्राइटर का होता है, इसलिए वो प्रोप्राइटर हमारा इसमें आता है, पर्सनल में आता है, इसलिए वो हमारा कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। मोटर व्हीकल्स नहीं, गुडविल्स नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, सैलरी नहीं। डेटर्स, यस, डेटर्स भी हमारा पर्सनल हो जाएगा। बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, वेजेस, रिपेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा पर्सनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी बच्चों हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो ड्राइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट में हो जाएगा। फ्रेट और रिटर्न इनवर्ड्स, क्लियर है? तो अब जरा देख लो आपके पर्सनल में कौन कौन से आ रहे हैं। देखो अब आपके पर्सनल में क्या क्या आ रहे हैं जो हमने सारे सिलेक्ट किए थे। क्रेडिटर्स, कैपिटल, डेटर्स, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ड्राइंग्स, ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट में आ गए। क्लियर है इतना? चलिए, अब जरा देख लेते हैं कि रियल अकाउंट में क्या आते हैं। तो भाई रियल अकाउंट में क्या आता है? टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स। तो बस पकड़ पकड़ के सारे रियल और हमारे टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स को ढूंढो। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ टैंजिबल असेट है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी नहीं, क्रेडिटर्स, कैपिटल। मोटर व्हीकल, हाँ टैंजिबल असेट है। गुडविल, हाँ इनटैंजिबल असेट है। इन्वेस्टमेंट्स, हाँ भाई, ठीक है, ये भी हमारा असेट होता है। हमने किसी दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट किया या किसी भी प्रकार का आपने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स खरीदे, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक। फिर सैलरी नहीं, खर्चा होता है। डेटर्स, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, वेजेस, रिपेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज, ड्राइंग्स, फ्रेट, रिटर्न, ठीक है। तो भाई आपके 4 असेट रियल में आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, गुडविल और इन्वेस्टमेंट। चलो अब देख लो जरा, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, गुडविल और इन्वेस्टमेंट, ये आपके सारे रियल अकाउंट हो गए। क्लियर है इतना? चलो बस, अब बच्चों अब आपने कौन कौन से देख लिया, देखो जरा, आपने देख लिया पर्सनल भी देख लिया, रियल। अब नॉमिनल में बस आपको क्या चाहिए? जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस है। तो बस इनकम और एक्सपेंसेस को ढूंढने निकल चलो। क्या क्या है भाई? पहला लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, एक्साइज ड्यूटी, हाँ भाई ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा हो जाएगा नॉमिनल।
इसको नॉमिनल करेंगे। क्रेडिटर्स नहीं, कैपिटल नहीं, मोटर व्हीकल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, सैलरी एक्सपेंस है तो ये मेरा नॉमिनल हो जाएगा। डेटर्स नहीं, बैड डेट्स मतलब मेरा पैसा जो मैंने उधारी पे दिया था, मेरे डेटर्स के पास जो उधार बाकी था वो मुझे मेरा उधार नहीं चुका पाए, वो मेरा पैसा डूब गया तो वो मेरा नुकसान हो गया, बैड डेट्स। तो ये भी मेरा खर्चा होता है बच्चों, इसको मैं एक्सपेंस की तरह ट्रीट करती हूँ, ये मैं नॉमिनल अकाउंट के अंडर डालूंगी। डेप्रीसिएशन हमने देखा है, डेप्रीसिएशन हमारा कैशलेस एक्सपेंस होता है, कैश इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उसमें असेट की वैल्यू गिर जाती है, जो गिरावट है उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें उसको हम खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं और वो हम नॉमिनल अकाउंट्स में डालेंगे। वेजेस हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। रिपेयर्स हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला मतलब मेरी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हम देख चुके हैं। परचेज रिटर्न, तो बच्चों हमने परचेज किया उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो परचेज रिटर्न भी बच्चों मेरा किस में जाएगा, परचेज मेरा खर्चा होता है, मैं नॉमिनल अकाउंट में लेती हूँ, तो परचेज को रिटर्न कर रहे हैं वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स देख चुके हैं। फ्रेट बच्चों, फ्रेट हमारा खर्चा होता है तो हम इसको नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है बच्चों, मैंने सेल की और सामने वाले ने उस सेल्स को वापस कर दिया, ये बेसिकली और कुछ नहीं आपका सेल्स रिटर्न है। तो आपने सेल्स करके इनकम की लेकिन सामने वाले ने आपके गुड्स को वापस लौटा दिया ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज और डिफेक्टिव था या जो भी केस रहा है, तो वो भी हमारा सेल्स भी हमारा रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी हमारा नॉमिनल में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब ज़रा देख लो बच्चों क्या क्या आ रहा है हमारा नॉमिनल में। देखिए एक्साइज ड्यूटी आ गया, सैलरी, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, वेजेस, रिपेयर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, फ्रेट और रिटर्न इनवर्ड्स। अब आपको क्लियर हो गया भाई क्या कि अब आप कुछ भी अकाउंट दे दो आप पहचान लोगे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप लाओ जो क्वेश्चन आपको लाना है, हम सब में पहचान लेंगे कि कौन सा कौन है, कौन सा इंसान कौन है। चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। तो बच्चों पहला वाला क्वेश्चन था वो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें बाइफिकेशन करना था। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें मॉडर्न अप्रोच के तरीके से उसको बाइफिकेट करना है। तो क्या है बच्चों, CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट एंड रेवेन्यू, ये हमको याद रखना था मॉडर्न अप्रोच में। तो बस अब ढूंढ लो कि इसमें कहाँ कौन सा किसके अंडर जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं। कैपिटल के अंडर ढूंढ लो क्या आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पे कैपिटल, जी बिल्कुल कैपिटल हमारा कैपिटल के अंडर जाएगा। ठीक है, और बस और कुछ भी नहीं है, तो आपका कैपिटल जो है ये कैपिटल के अंडर चला जाएगा। ठीक है, देखो आपका कैपिटल जो है कैपिटल के अंडर चला गया, ये हो गया। तो अब आपका C हो गया। अब L देख लेते हैं। लायबिलिटीज देख लो बच्चों क्या क्या है। लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग नहीं, इंटरेस्ट रिसीव नहीं, सैलरी नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, डेटर्स, क्रेडिटर्स। बच्चों क्रेडिटर्स आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। बैड डेट्स, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल, फ्रेट। ठीक है, और बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका लायबिलिटी होगा। ये दो चीज़ें आपकी, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी क्यों होता है ये समझ लो बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, ये कि बैंक में जितना पैसा था आपके अकाउंट में, सपोज आपके अकाउंट में 5,000 था, आपने उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, एक तरीके से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, मतलब 5,000 का था, ठीक, आपने 8,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, मतलब 3,000 एक्सेस विड्रॉ करा। 3,000 एक्सेस विड्रॉ किया मतलब सर पे लोन लिया 3,000 का बैंक से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लायबिलिटी की तरह ही दिखाते हैं। ठीक, तो ये दोनों आपकी लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। देखो जरा आपकी लायबिलिटी में क्या क्या आ रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो आपका क्लियर का CL हो चुका है। अब जरा E देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब E देखते हैं जरा। एक्सपेंस, एक्सपेंस पहचानो भाई कौन कौन से हैं आपके, देखें जरा एक्सपेंस कौन कौन से हैं। लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है जी बिल्कुल। डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट्स, बैड डेट्स आपका एक्सपेंस है। फिर डेप्रीसिएशन आपका एक्सपेंस है।
फ्रेट आपका एक्सपेंस है, वेजेस आपका एक्सपेंस है, रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है। तो ये सारे आपके एक्सपेंस के अंडर आ जाएंगे। ठीक, आपके एक्सपेंसेस में देखिए सैलरी, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, फ्रेट, वेजेस, रिपेयर्स, ये सारे आपके एक्सपेंसेस में आ रहे हैं। तो आपका एक्सपेंसेस भी हो गया। ठीक, अब जरा देखें कि भाई असेट्स में मेरे क्या क्या आ रहे हैं। तो असेट्स में बच्चों क्या क्या आ जाएगा, यहाँ देखो लैंड आ रहा है, बिल्कुल लैंड आपका असेट होता है। इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी असेट होता है। बिल्डिंग भी असेट होती है। फिर इनमें से और कुछ नहीं, इनमें से तो नहीं दिख रहा। और इनमें से भी गुडविल, गुडविल आपका इनटैंजिबल असेट होती है। तो बस अब आप असेट साइड में देखो क्या क्या लिख दोगे। लैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, डेटर्स, ओ हाँ, डेटर्स भी थे हमारे जी। तो डेटर्स बच्चों आपको पता है कि डेटर्स भी आपके असेट होते हैं। क्यों? क्योंकि डेटर्स से हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, वो कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, इसलिए हम इसको करंट असेट्स के अंडर डेटर्स को अपना लिखते हैं। ठीक है, हमारा करंट असेट्स के अंडर डेटर्स आते हैं। तो डेटर्स हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया और गुडविल हो गया, ये सारे आपके असेट्स हो गए। मोटर व्हीकल्स भी हैं आपके, यस। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको पहचानना है सारी चीजें। अब आपका असेट भी कवर हो गया, अब बस आपका रेवेन्यू बचा है। अब देख लो भाई आपकी इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम हो गई। ठीक है, और कौन सी इनकम हो गई आपकी, देख लो जरा। बस, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है, तो आप इनकम साइड में, रेवेन्यू साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बस ऐसा जब भी ये क्वेश्चन आए आपको बस ऐसा बाइफिकेट कर देना कि भाई असेट्स क्या है, लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, कैपिटल कौन सा है, एक्सपेंसेस कौन सा, रेवेन्यू कौन सा है, और ये आपका कवर हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच का। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? चलो बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें भी आपको यही करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। वही इसमें भी आपको क्लियर, दैट इज मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे बाइफिकेट करना है। तो चलो भाई कैपिटल देख लो। कैपिटल से रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या आपको? कैपिटल से रिलेटेड हमको दिख रहा है, ये कैपिटल दिख गया हमें। ठीक है, तो आपका कैपिटल जो है वो कैपिटल के अंडर आ जाएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जरा लायबिलिटीज देख ले। लायबिलिटीज बच्चों क्या क्या है आपकी? बैंक लोन, जी बिल्कुल बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, सर पे बोझ है, लायबिलिटी है। फिर सेल्स, रेंट, ये सब तो इनकम हो गई। डिस्काउंट, कैरेज, परचेजेस, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बच्चों आपको पता है एक तरीके से हमने जैसे क्रेडिटर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ऐसे आपने एक प्रॉमिसरी नोट दिया कि भाई हाँ हम आपको ये अमाउंट पे कर देंगे इस दिन को, इस तारीख को। ठीक है, तो वो बिल्स पेबल हो जाता है। तो मतलब मेरे सर पे बोझ है उसको पे करने का, तो वो भी मेरा लायबिलिटी है। बिल्स पेबल मेरा लायबिलिटी हो गया। अब एडवांस में बच्चों इनकम मिली है, तो हमने देखा है कि एडवांस में हमको कमीशन मिल गया, एडवांस में हमें किसी प्रकार की इनकम मिल गई, लेकिन हमने अभी उसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया है, सर्विसेज नहीं दी हैं, तो हमारे सर पे बोझ है वो एक्टिविटी परफॉर्म करने का या सर्विस देने का। तो एडवांस इनकम भी हमारी लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अक्रूड इनकम, तो बच्चों अक्रूड इनकम तो आपको पता है कि क्या है, इनकम ड्यू हो चुकी है बट उसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, अभी हमको मिली नहीं है, मिलने वाली है, तो वो हमारी असेट हो जाती है। ठीक है, तो एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम में कंफ्यूज नहीं होने का। गुडविल एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिक्सचर्स होगा ये। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हम बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट ड्यू है, सर पे उस पेमेंट को करने का बोझ है, तो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लायबिलिटी में आ जाएंगे। अब जरा देख लो आपकी लायबिलिटी में बैंक लोन आ रहा है, बिल्स पेबल आ रहा है, एडवांस इनकम आ रहा है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके लायबिलिटीज हो जाएंगे। चलिए, तो आपका लायबिलिटीज भी हो गया। अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं जरा। चलो भाई खर्चे देखो। रेंट हमारा खर्चा है बच्चों, रेंट पे किया। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, ये मान के चलो आप, तो ये भी हमारा बच्चों वो हो गया, क्या बोलते हैं, खर्चा हो गया। परचेजेस, हमने गुड्स खरीदे, परचेज किए, तो परचेजेस भी हमारा खर्चा होता है। वेजेस भी हमारा खर्चा होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका और कोई खर्चा नहीं, बस। ठीक, तो आपके एक्सपेंसेस में ये आ गए, क्या क्या आ गया बच्चों, रेंट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, परचेजेस और वेजेस, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हो गए। चलो अब असेट्स ढूंढ लो भाई, क्या क्या है असेट्स।
प्लांट एंड मशीनरी असेट है आपका, ठीक है। उसके अलावा अब आपका असेट क्या है देखें जरा, अक्रूड इनकम आपका असेट होगा बच्चों। क्यों होगा अक्रूड इनकम असेट? क्योंकि अक्रू हो गया है, मतलब इनकम हमारी हमने अर्न कर ली है, अक्रू हो गई है, इनकम ड्यू हो गई है, लेकिन हमको मिली नहीं है, मिलने वाली है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है तो बच्चों वो क्या हो जाता है, असेट हो जाता है, ठीक है। गुडविल भी आपका असेट होगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी आपका असेट होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके असेट्स हो गए। देख लो असेट्स क्या क्या आ रहे हैं आपके, प्लांट एंड मशीनरी, अक्रूड इनकम, गुडविल, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। क्लियर है इतना? चलो असेट भी हो गए। अब बस रेवेन्यू देख लो। तो रेवेन्यू में बच्चों आपका सेल्स आ जाएगा, सेल्स हमारी इनकम है, वो रेवेन्यू होती है। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, तो ये मेरी रेवेन्यू में आएगी। उसके अलावा देख लो और कुछ नहीं, तो बस ये दो चीज़ें हैं, है ना। तो बस आपकी सेल्स और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो आपका रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? बस इतना सिंपल है। अब आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, आप हमेशा सही करोगे इस क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनको कैसे आपको बाइफिकेट करना है। अब आप आइटम को देखते से ही, अकाउंट को देखते से ही पहचान जाओगे कि भाई इसको मुझे उठा के कौन सी कैटेगरी में डालना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। अब बच्चों एक बात बता दो, जल्दी से बता दो, क्या कि इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो हम कौन सी अप्रोच में देखते हैं? कौन सी अप्रोच में देखते हैं? हम मॉडर्न अप्रोच में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लगाते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बच्चों मॉडर्न अप्रोच के रूल्स क्या है ये भी देख लो जल्दी से, क्या कि एक्सपेंस या असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। ये उसके डेबिट क्रेडिट रूल्स थे मॉडर्न अप्रोच के, ठीक है। तो बस अब आपको क्या बताना है कि ये बता दो कि इन अकाउंट्स का ये साइड डेबिट होगा या क्रेडिट होगा अगर वो इन अकाउंट्स में इंक्रीज होता है तो आप ये रूल लगा दोगे। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, आपको नेचर ऑफ अकाउंट भी बताना है, मतलब कौन सा कैपिटल है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा असेट है और कौन सा रेवेन्यू है, ये भी आपको बताना है। क्लियर है? चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने बच्चों क्या किया, नेचर ऑफ अकाउंट्स लिख दिए, पहले नेम ऑफ अकाउंट्स लिख दिए, फर्नीचर मोहन, सैलरी, परचेजेस, सेल्स, इंटरेस्ट पेड सोहन क्रेडिटर और राम डेटर, ये आपने सारे नेम ऑफ द अकाउंट्स लिख दिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम मॉडर्न अप्रोच से पहले इनको कैटेगराइज कर लेते हैं और फिर इन पे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लगा देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो फर्नीचर बच्चों, फर्नीचर क्या है इनमें, जल्दी अब जल्दी जल्दी यहाँ पे लगाते जाओ, चलो स्पीड में बिल्कुल। CLEAR है हमारा कैटेगराइजेशन। चलिए फर्नीचर बच्चों क्या है, असेट्स, तो आप असेट्स में लिख दोगे। मोहन प्रोप्राइटर, मोहन प्रोप्राइटर है मतलब ओनर है, मतलब वो उसका अकाउंट कौन सा बनेगा, कैपिटल, तो बच्चों आप यहाँ कैपिटल लिख दोगे। सैलरी क्या है बच्चों, सैलरी है खर्चा, एक्सपेंस में लिख दोगे। परचेजेस क्या है, परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस होता है तो आप एक्सपेंस के अंडर लिख दोगे, ठीक है। सेल्स क्या है बच्चों, इनकम है, रेवेन्यू है, तो आप रेवेन्यू लिख दोगे। इंटरेस्ट पेड क्या है, इंटरेस्ट पे किया मतलब मेरा खर्चा हुआ, खर्चा मतलब एक्सपेंस हुआ, ठीक है। सोहन बच्चों, सोहन जो है वो क्रेडिटर है, सर पे बोझ है सोहन, सोहन की उधारी चुकानी है, क्रेडिटर है, मतलब क्या हो गया, वो मेरा लायबिलिटीज में आ जाएगा। और राम जो है वो मेरा डेटर है, मतलब मैंने उसको उधार में बेचा, वो मुझे कुछ टाइम बाद कैश देने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में उससे कैश मिलने वाला है, तो मेरा हो जाएगा असेट्स, ठीक है। ये आपने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली पूरा इनको CLEAR में कैटेगराइज कर लिया। अब क्या बताना है बच्चों कि आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज, अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या, कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट। तो बच्चों मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि आपको सिर्फ अभी ये इंक्रीज वाला एरिया पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर एक्सपेंस या एसेट इंक्रीज होगा तो आप डेबिट मारोगे, और जब भी कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट मारोगे, ठीक है। क्लियर है? चलो तो अब देखो, असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, डेबिट। कैपिटल मतलब मेरा मोहन का अकाउंट, अगर कैपिटल मेरा इंक्रीज होगा, कैपिटल बच्चों क्या है यहाँ पे CLR में C, वो इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बच्चों, डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट। रेवेन्यू अगर मेरा इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है।
फिर इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेबिट। सोहन मेरा क्रेडिटर है मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बच्चों, क्रेडिट। फिर राम डेटर मेरा असेट है, असेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेबिट। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लगाना है और उसको CLEAR में कैटेगराइज करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब ज़रा ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा था, अभी आप देख रहे थे इंक्रीज, अब आपको देखना है डिक्रीज। ठीक है, अब आपको डिक्रीज निकालना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, तो बस फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है बच्चों, नेम ऑफ द अकाउंट्स हमने लिख लिए सारे, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस और मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, मतलब वही। ठीक, अब इसमें आपको CLEAR निकालना है, चलो निकाल लो फटाफट। कैश क्या है बच्चों, असेट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बच्चों, अब आपको एक चीज पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता है, जितना मेरा अकाउंट में पैसा उससे ज़्यादा मैंने विड्रॉ कर लिया, पैसा और ले लिया। ठीक है, तो बैंक से ज़्यादा उधारी पे ले लिया, मतलब सर पे लोन है, बोझ है, मतलब लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम सबको पता है कि खर्चा जो है अगर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, क्योंकि हमको वो पे करना है, अभी ड्यू हो चुका है खर्चा। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग रेंट भी मेरी लाइबिलिटी है। प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों आपको पता है, अगर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया, उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, तो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, मतलब वो असेट हो गया। मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस है, तो बच्चों मोहन ओनर है, तो मतलब उसका कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल। तो ये आपके मॉडर्न अप्रोच से आपने CLEAR में इनको कैटेगराइज कर लिया। बस अब सबका डिक्रीज देखते जाओ, क्योंकि इसमें आपको डिक्रीज पे इफेक्ट देना है। असेट्स अगर डिक्रीज होंगे बच्चों तो क्या होगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चों, डेबिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। असेट डिक्रीज होगा बच्चों तो क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल डिक्रीज होगा अगर बच्चों तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, बस ये आपको कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिक्रीज एक्सप्लेन कर देना है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तेरी ओर तेरी ओर। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो बस हमको ये, हम इस टाइप का इलस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, तो ये हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं और बस ये बताना है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या, कि हर उसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन सी जगह इंपैक्ट जा रहा है उस ट्रांजैक्शन का। पहला है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, मतलब 2 जगह इंपैक्ट जा रहा है। एक बच्चों कैश आया और कैपिटल क्रिएट हुआ, तो कैश और कैपिटल। ही परचेजेस फर्नीचर फॉर बिजनेस, उसने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, तो अभी तो कुछ नाम वाम किसी का दिया नहीं, तो मान के चल रहे हैं कैश में ही ले लिया। ठीक है, तो फर्नीचर और कैश यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, उसने अंशुल से उधारी पे गुड्स खरीदे, मतलब एक तो आपका क्या हुआ, परचेज हुआ, दूसरा आपने क्रेडिट पे लिया, मतलब सर पे बोझ ले लिया, मतलब क्रेडिटर, तो अंशुल हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल, उसने अंशुल को पेमेंट किया। ठीक है, तो बच्चों किस में पेमेंट करेगा, कैश में पेमेंट करेगा, और अंशुल को पेमेंट किया, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएंगे, अंशुल और कैश। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, ठीक है, उसने सैलरी अपने क्लर्क को दी, तो सैलरी एक अकाउंट हो जाएगा और एक कैश हो जाएगा। रेंट पे किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंट और कैश। इंटरेस्ट रिसीव किया, तो कैश मिला, और किसके अगेंस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव किया हमने, तो कैश और इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों नेचर ऑफ अकाउंट बताना है हमको, किस किस में, कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ठीक है, चलो, तो कैश बच्चों आपको पता है कि रियल होता है, असेट है।
कैपिटल बच्चों आपको पता है कि पर्सनल में आता है, क्योंकि वो एक प्रोप्राइटर हमारा एक इंसान है, पर्सन है, ठीक है। फर्नीचर असेट है तो बच्चों रियल हो जाएगा। कैश हमारा रियल है। परचेजेस बच्चों खर्चा है। खर्चा कहाँ आते हैं? हमारे नॉमिनल में आते हैं। अंशुल एक पर्सन है, क्रेडिटर जो है हमारा, तो उसका पर्सनल अकाउंट होगा। अंशुल का पर्सनल अकाउंट, कैश का रियल अकाउंट। सैलरी बच्चों क्या है? सैलरी हमारा खर्चा है तो नॉमिनल हो जाएगा, कैश रियल हो जाएगा। रेंट हमारा खर्चा है तो नॉमिनल हो जाएगा, कैश रियल हो जाएगा, कैश रियल है। और इंटरेस्ट बच्चों क्या है? इनकम है, और इनकम क्या कहाँ आती है बच्चों? नॉमिनल में आती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बस देखो आपको क्या रूल लगाने हैं। अब आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स लगाने हैं। पर्सनल में बच्चों क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको ऐसा कर लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और हमारा नॉमिनल में बच्चों क्या हो जाता है? इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। क्लियर है? नॉमिनल में बच्चों क्या होता है मेरा? डेबिट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम और गेन्स, ठीक है। क्लियर? बस अब ये रूल लगाते जाओ जिस नेचर का अकाउंट है, और इसमें डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करते जाओ। तो बच्चों क्या हो रहा है? मनु ने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, ठीक है। तो बच्चों कैश क्या है? रियल। कैश क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को मैं डेबिट कर दूंगी 1 लाख से, ठीक है। फिर मेरा ये क्या है? कैपिटल क्या है? पर्सनल है, ये मेरा कैश हो जाएगा बच्चों डेबिट, ठीक है। कैपिटल मेरा पर्सनल है, और पर्सनल में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और मनु ने दिया है, ही इज द गिवर, ही इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, तो हम कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे फर्नीचर खरीदा बच्चों, ठीक है, तो फर्नीचर रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया, तो बच्चों फर्नीचर को मैं क्या कर दूंगी? डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रेडिट क्या करूंगी? कैश दिया, कैश गया, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों परचेज किया, ठीक है, तो डेबिट द एक्सपेंसेस, तो आप परचेज को डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो 6000 आपका परचेज का डेबिट होगा, ये वाला। और अंशुल जो है पर्सनल अकाउंट, तो बच्चों डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अंशुल हमें उधारी पे दे रहा है, अंशुल उधारी पे दे रहा है, मतलब अंशुल हमारा क्रेडिटर हो रहा है, तो उसका हम क्रेडिट कर देंगे। इज द क्रेडिट, तो हम क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंगली 6000 को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो, पेड टू हिज क्रेडिटर, उसने क्रेडिटर को पे किया, ठीक है। तो पहले तो क्या हुआ? कैश पे मेरा क्या लगेगा बच्चों? रियल अकाउंट, तो रियल डेबिट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है, तो बच्चों क्रेडिट करेंगे हम किसको? कैश को, ठीक है। और हमारा डेबिट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर डेबिट होगा अंशुल का अकाउंट। क्यों होगा डेबिट? क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली, तो अंशुल को पैसा मिल रहा है, ही इज द रिसीवर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंशुल का अकाउंट जो है वो डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, तो सैलरी बच्चों क्या है? खर्चा, तो डेबिट द नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली, क्या बोल रहे हैं? नॉमिनल के अकॉर्डिंगली डेबिट द एक्सपेंस, तो सैलरी को डेबिट करेंगे। एंड रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली कैश का क्या हो जाएगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारा जा रहा है, तो हमारा कैश हो जाएगा क्रेडिट। सिमिलरली सेम रेंट में होगा बच्चों, रेंट को हम करेंगे डेबिट, एज पर नॉमिनल का रूल जो है हमारा, डेबिट द एक्सपेंस। एंड रियल का जो रूल है क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसके अकॉर्डिंगली हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, तो कैश मेरा क्या है? रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है, ठीक है, तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट, कैश बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये कैश मेरा डेबिट हो जाएगा। देन
इंटरेस्ट क्या है बच्चों, इंटरेस्ट मेरा रेवेन्यू है और रेवेन्यू मेरा नॉमिनल में आता है, डेबिट द एक्सपेंस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन, तो इसलिए मैं इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दूंगी। क्लियर है ये क्वेश्चन? इस टाइप का हम इलस्ट्रेशंस में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, तो इसीलिए बच्चों अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो एक बार प्लीज़ जाके इलस्ट्रेशंस को देखो, आपको यहाँ क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत डिटेल में कवर कर चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में करवा दिया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है बच्चों, ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर अ मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं बोला उन्होंने, वही कि आपको एक टी अकाउंट बनाना है, अब कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे आएगा कौन सा क्रेडिट साइड पे, वो आपको रूल लगाते हुए डिसाइड करते हुए आपको अकाउंट बना लेना है। तो बच्चों अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि एक्सपेंस और असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। चलो तो मशीनरी बच्चों क्या है, मशीनरी हमारा असेट है, तो बस अब वो बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, ये रूल हमको लगाते जाना है। तो बच्चों आप एक मशीनरी अकाउंट ऐसे बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेबिट लिख देंगे और यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे। अब एक एक ट्रांजैक्शन को देखते जाओ और उसका इफेक्ट देखते जाओ। मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदी मतलब बच्चों मशीनरी आई, ठीक है, मशीनरी आई मतलब मशीनरी बढ़ गई और इंक्रीज हुई, ठीक है। तो असेट इंक्रीज होता है बच्चों, तो क्या होता है, असेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में एंट्री होती है। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, क्योंकि आप मशीनरी को मान के चल रहे कि बैंक से पेमेंट किया, ठीक है। कैश से मान के चलेंगे तो टू कैश अकाउंट कर देंगे और यहाँ पे 40,000 से एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मशीनरी सोल्ड 10,000 रुपये, मशीनरी गई, मशीनरी बेच दी, बेच दी मतलब मशीनरी डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होती है तो बच्चों किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय बैंक 10,000। आपको मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे हम बाय से एंट्रीज करेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब मशीनरी फिर खरीदी हमने, कितने की, 8,000 की, तो बच्चों 8,000 से वापस यहाँ एक एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट से, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, मशीनरी डिस्कार्डेड 14,000, हमने 14,000 की मशीनरी डिस्कार्ड कर दी, मतलब मशीनरी घट रही है, डिक्रीज हो रही है मतलब क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे 14,000 ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, डेप्रीसिएशन और मशीनरी। डेप्रीसिएशन मतलब मशीन की वैल्यू में गिरावट 1,000 रुपये से, वैल्यू में गिरावट मतलब वैल्यू में डिक्रीज, तो मतलब क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बाय डेप्रीसिएशन क्या कर दोगे आप, 1,000 रुपये। अब टोटल लगा लो कितना हो रहा है ये, 48,000। और बच्चों ये कितना हो रहा है मेरा, 10 + 14 + 1, ठीक है, तो 15 + 10 इज 25,000। अब बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई क्या, कि आपका डेबिट साइड भारी है, ठीक है, ये 48,000 है और ये आपका सिर्फ और सिर्फ 25,000 है, मतलब आपको इस पर और वेट डालना पड़ेगा, बैलेंस डालना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। तो यहाँ पे आप कितना बैलेंस डाल दोगे, 48,000 टोटल आ रहा है, माइनस ये हो गया था हमारा 25,000, तो अब 23,000 आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बच्चों। तो आप लिख दोगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड डाउन, ठीक है, 23,000। तो बस ये आपका टोटल दोनों देखो 48,000 और 48,000 मैच हो गया। ये हम सीख चुके हैं अच्छे से बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखो, तराजू को क्यों बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। उसके बाद हमने इलस्ट्रेशंस भी डिस्कस किए थे 3-4 तरीके के, हमने उसमें पूरा बैलेंसिंग सीखा था। अगर वो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देखो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये हम जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब हमको जैसे अभी हमने मशीनरी का बनाया, सिमिलरली हमको कैश अकाउंट भी बनाना है। और बच्चों कैश क्या होता है, असेट होता है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो बस जो भी बढ़ेगा यहाँ पे लिखेंगे और जब भी कैश कम होगा तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। चलिए तो कैश अकाउंट बना लीजिए, ये हमने कैश अकाउंट बना लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया डेबिट क्रेडिट। अब बस फटाफट एंट्रीज करते जाओ। क्या बोल रहा है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 40,000, मतलब कैश आया, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, तब टू कैपिटल अकाउंट 40,000 कर दोगे। फिर क्या किया, गुड्स खरीदे 20,000 के। बच्चों अगर गुड्स खरीदे मतलब गुड्स खरीदेंगे और कैश देंगे, कैश जाएगा हमारे पास से, मतलब
कैश कम हो रहा है और कम हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस करके 20,000 कर देंगे। ठीक है, चलो फिर क्या है, गुड्स बेचे 24,000 के। बच्चों अगर गुड्स बेचे अगर आपने, तो गुड्स बेचोगे तो कैश मिलेगा, कैश मिलेगा मतलब कैश बढ़ेगा, और कैश बढ़ेगा तो कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिख दोगे आप टू सेल्स, क्योंकि सेल्स हुई है, सेल्स के थ्रू अपने कैश कमाया है। ठीक, नेक्स्ट गुड्स रिटर्न, सॉरी, फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, पेड रेंट, रेंट पे करा, मतलब रेंट को पे करने के लिए हमारी जेब से कैश गया, कैश गया मतलब कैश कम हुआ, और कैश कम हुआ तो मतलब क्रेडिट साइड में 400 रुपीज। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पेड सैलरी, सिमिलरली सैलरी भी पे करी, हमारे जेब से कैश गया, कैश कम हुआ सैलरी पे करने में, तो क्रेडिट साइड पे बाय सैलरीज अकाउंट 600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो भाई जो प्रोप्राइटर था उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला कितना, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये उसने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया, मतलब कैश कम हो गया, और कैश कम हो जाएगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,000। अब बच्चों जरा टोटल लगा लो कितना हो रहा है ये, 40 + 24 इज 64,000। ठीक है, टोटल आपका, और यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, ये आपका 1,000, ये 2,000, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 22,000 हो रहा है, ये आपका टोटल 22,000 हो रहा है। तो बच्चों अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि आपका डेबिट साइड का पलड़ा भारी है, मतलब क्रेडिट साइड में थोड़ा सा बैलेंस डालना पड़ेगा ताकि तराजू बराबर हो जाए। तो वो बैलेंस कितना होगा, 64,000 - 22,000, इसका पूरा टोटल, ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर 42,000। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 42,000। क्लियर है, क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब जरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर राकेश एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। तो बस बच्चों ये भी सेम वही बोल रहा है, देखो ये आपको याद है अब, तो बस यही रूल लगा देना यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब बच्चों आप ये बता दो कि टी शेप अकाउंट बनाना ना, राकेश हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, मतलब अगर राकेश का बैलेंस बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर लाइबिलिटी घटेगी तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसका हमने एक अकाउंट बना लिया, राकेश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड लिख दिया अपना। अब एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाओ। क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, मतलब गुड्स खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे, उधारी पे खरीदे, मतलब उधारी बढ़ी, तो हम राकेश के अकाउंट में उधारी बढ़ेगी बच्चों, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, तो बाय परचेजेस 50,000 कर दिया। फिर क्या किया, गुड्स रिटर्न टू राकेश 5,000। अब हमने उन 50,000 के गुड्स में से हमें क्वालिटी पसंद नहीं आई होगी, तो हमने वो परचेज रिटर्न कर दिया 5,000 रुपये। ठीक है, तो बच्चों उससे क्या हो रहा है, उत्ते से मेरी लाइबिलिटी उधारी कम हो रही है, तो मैं लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ टू परचेजेस रिटर्न 5,000। क्लियर है इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देख लो क्या बोल रहा है, पेड टू राकेश, राकेश को मैंने पेमेंट कर दिया, उत्ते से मैंने उसकी उधारी चुका दी, मतलब मेरी उधारी कम हो गई। और उधारी बच्चों अगर मेरी कम होती है तो मैं कहाँ लिखती हूँ, उधारी कम होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड, तो बस टू कैश आप 20,000 यहाँ लिख देंगे। क्लियर है इतना, चलो फिर क्या है, लास्ट हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, और हमने गुड्स खरीदे कितने के, 10,000 के गुड्स और खरीद लिए, तो बाय परचेजेस आपका 10,000 हो गया। ये आपके ट्रांजैक्शंस हो गए हैं खत्म। अब जरा टोटल लगा लो, क्या ये आपका हो गया 60,000, ये आपका हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 25,000, मतलब आपका क्रेडिट साइड का पलड़ा भारी है। अब लेफ्ट साइड पे आपको बैलेंस डालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 60,000 - 25,000 इज 35,000, तो यहाँ पे भी आपका टोटल 60,000 हो जाएगा, और आपका अकाउंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, आपका तराजू बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, चलो जरा नेक्स्ट देख लें फटाफट। चलिए अब जरा देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ओपन ए टी शेप अकाउंट डेटर ब्रिज एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। मतलब बच्चों हमें किसका अकाउंट बनाना है, ब्रिज का अकाउंट, जो हमारा डेटर है। और बच्चों डेटर हमारा CLEAR में क्या होता है बताओ जल्दी, असेट। ठीक है, क्योंकि उससे वो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होने वाला है, वो कैश देने वाला है हमें फ्यूचर में। तो असेट बच्चों, असेट का आपको रूल पता है क्या, अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो बढ़ेगा अगर ब्रिज का अकाउंट तो डेबिट करते जाएंगे, अगर हमारा डेटर कम होगा तो हम
क्रेडिट साइड पे लिखते जाएंगे। ये हमारा ब्रिज का अकाउंट बन गया डेटर्स का, ठीक है। ये हो गया हमारा डेबिट और ये हो गया हमारा क्रेडिट। अब एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाओ और उसको पोस्ट करते जाओ। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट सेल करी ब्रिज को, उतने से वो डेटर क्रिएट हो गया, उतने से वो डेटर बन गया, कितने से, 25,000 से। तो बच्चों टू सेल अकाउंट, इतने से मेरा डेटर क्रिएट हो गया, तो 25,000 डेबिट साइड पे लिख दूंगी क्योंकि असेट बढ़ रहा है मेरा, है ना, तो डेबिट साइड लिखूंगी। चलो नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज, हमने को ब्रिज ने 10,000 रुपए दे दिए, उतने से उसने अपनी उधारी कम कर ली, मतलब डेटर अकाउंट हमारा कम हो गया। कम हो गया मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 10,000। क्लियर। चलो डिस्काउंट अलाउड टू हिम, अब हमने उसको थोड़ा डिस्काउंट दिया, हमने बोला कि भाई ठीक है, कितना डिस्काउंट, 500 रुपये। हमने बोला ठीक है भाई, हमने जितना तुम्हें क्रेडिट सेल की उसमें से तुम 500 रुपये का डिस्काउंट ले लो, उतना हमें मत देना, ठीक है। तो हमने बाय डिस्काउंट उसने जो उसको जो मिला कितना, 500 रुपये का, और उतने से हमने उसका बैलेंस को कम कर दिया, तो इसलिए हमने बैलेंस को कम किया, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज, ब्रिज ने गुड्स रिटर्न किए 5,000 रुपये के, ठीक है। उतने से उसने उसका डेटर अकाउंट कम होगा क्योंकि उतनी सेल रिटर्न हुई है, उसने उतना गुड्स हमें वापस किए, उसकी उधारी उतने से कम हुई, तो उधारी उसकी उतनी से कम हुई मतलब डेटर अकाउंट हमारा कम हुआ, मतलब क्रेडिट साइड पर कितना लिख दोगे, बाय सेल रिटर्न 5,000। क्लियर। ये आपने सारे ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर दिए। अब बस जरा टोटल लगा लो, डेबिट साइड कितना हो रहा है बच्चों, 25,000 टोटल, क्रेडिट साइड कितना हो रहा है देखो जरा, ये आपका हो रहा है 10,000 प्लस 500 प्लस 5,000 इज 15,500। तो बच्चों अब आपको एक चीज समझ में आ गई क्या, कि डेबिट साइड भारी है, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का पलड़ा भारी है यहाँ का, तो इसलिए आपको यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए। तो आप कितना बैलेंस डालोगे, 25,000 माइनस 15,500, ये आपका 9,500 का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका टोटल मिल जाएगा, टोटल बराबर हो जाएगा 25,000 इक्वल टू 25,000 दैट इज डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। क्लियर है, क्लियर है इतना। चलो अब जरा आगे बढ़े, आगे और थोड़े देख लें जरा क्वेश्चंस, हमारे ज़्यादा बचे नहीं हैं, अब सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम आज ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पुट द फॉलोइंग ऑन प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, अ डेटर्स अकाउंट एंड अ क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बच्चों ये सारे ट्रांजैक्शन दिए हैं और हमको बोला है कि कैश अकाउंट भी बनाओ, डेटर्स अकाउंट भी बनाओ और क्रेडिटर अकाउंट भी बनाओ। तो एक चीज़ आपको तो समझ आ गई क्या, कि कैश अकाउंट और डेटर अकाउंट का ट्रीटमेंट होगा जैसे असेट का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जो असेट का ट्रीटमेंट होता है। और क्रेडिटर्स अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि क्रेडिटर हमारा सर पे बोझ है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो बस अब आपको पता है कि कब क्या इंक्रीज होगा तो कब क्या डेबिट क्रेडिट करना है। चलो अब जरा आगे बढ़े, हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो आपको जरा आसानी हो जाएगी समझने में। एक्सपेंसेस और असेट्स अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। और कैपिटल लायबिलिटी या रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। बस अब एक एक चीज को देखते जाओ और पोस्ट करते जाते हैं। क्या बोल रहा है पहला, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। तो बच्चों संजय को मैंने क्रेडिट पे, उधारी पे गुड्स बेचे, संजय क्या बन गया मेरा, डेटर बन गया। तो आपने एक डेटर अकाउंट खोल लिया संजय के नाम से, ठीक है। कितने के गुड्स बेचे जरा देख लो, 50,000 के, ठीक है बच्चों। तो इतने से मेरा डेटर क्रिएट हो गया, मतलब डेटर बढ़ गया। तो बच्चों असेट अगर बढ़ता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट। तो आप टू सेल अकाउंट कर दोगे यहाँ पे 50,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश 20,000। हमने मोहन को कैश में गुड्स बेचे, मतलब सेल की और कैश आया, ठीक है। कैश आया मतलब असेट बढ़ा, और असेट बढ़ा मतलब डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी टू कैश, टू सेल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट में आपकी एंट्री हो जाएगी टू सेल अकाउंट 20,000। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने कितने के बच्चों, 25,000 के गुड्स राम से उधारी पे खरीदे, राम से उधार ले लिया उतने का। तो बच्चों राम हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। और हमने 25,000 के गुड्स खरीदे,
उतने से वो क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि हमने उसको पेमेंट नहीं किया है, उतने से उधारी क्रिएट हो गई। और बच्चों लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कहाँ आएगी क्रेडिट? तो मैं यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट कर दूंगी 25,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम संजय। संजय ने भाई साहब पैसा दे दिया, कितना? 19,000, उतना कैश आ गया। ठीक है, तो भाई एक तो क्या कैश आया मतलब असेट बढ़ा। ठीक, असेट बढ़ा, तो असेट बढ़ेगा बच्चों तो कहाँ पे एंट्री होगी? डेबिट साइड में, टू संजय अकाउंट 19,000। दूसरी चीज क्या हुई, उतने से संजय की उधारी कम हो गई, संजय का अकाउंट डेटर अकाउंट उतने से कम हो गया। ठीक है, और वो कम होगा तो बच्चों असेट अगर कम होता है तो किधर पे एंट्री होती है? क्रेडिट साइड में। तो आप डेटर्स अकाउंट में बाय कैश करके एंट्री कर दोगे 19,000 से। ठीक है, तो कैश अकाउंट में एंट्री होगी टू संजय और डेटर अकाउंट में संजय के अकाउंट में एंट्री होगी बाय कैश। क्लियर है इतना? चलो अब गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय ने 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, उतने से उसका डेटर का वैल्यू कम हो गया। तो भाई डेटर का वैल्यू अगर कम होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। तो बाय सेल रिटर्न 2,000। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखो, पेड रेंट, हमने रेंट पे किया बच्चों 500 रुपए, मतलब जेब से उतना पैसा गया, कैश गया। कैश गया मतलब असेट कम हुआ, मतलब क्रेडिट साइड पे। तो बाय रेंट 500 कर दोगे आप। ठीक है, और क्या है, हमने राम को पेमेंट किया, राम को पेमेंट किया। राम कौन था बच्चों? हमारा क्रेडिटर था। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट हुए, क्या? जेब से पैसा गया, कैश गया। तो कैश गया तो बच्चों कहाँ हो जाएगा? बाय राम यहाँ पे। और क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई। ठीक है, राम की उधारी उतने से कम हो गई। तो बच्चों अगर लाइबिलिटी दैट इज उधारी मेरी अगर कम हो रही तो मैं कहाँ एंट्री करती हूँ? डेबिट। तो बच्चों मैंने कितना पे किया? 15,000। ठीक है, ये आपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए। अब जल्दी जल्दी इनको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, जरा यहाँ देखो टोटल कितना आ रहा है कैश अकाउंट का? 39,000। अब क्रेडिट साइड में देखो क्या हो रहा है, ये मेरा सिर्फ 15,500 आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, तो आपका बच्चों यहाँ पे बैलेंस डेबिट साइड का भारी है तो आपको यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा? 39,000 माइनस 15,500, 23,500। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया और ये आपका अकाउंट देखो टोटल बैलेंस हो गया। अब डेटर्स अकाउंट देख लो, यहाँ पे बच्चों कितना टोटल आ रहा है? 50,000। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 21,000। ठीक है, और 50,000 में से 21,000 माइनस किया तो कितना बैलेंस आ गया इसका? 29,000। तो बस अब आपका यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे भी टोटल हो गया। यहाँ पे भी आपका डेबिट साइड भारी था तो आपको यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ा उसको इक्वल करने के लिए। अब क्रेडिटर्स देख लो, क्रेडिटर्स का बच्चों टोटल कितना आ रहा है? 25,000। ठीक है, क्रेडिट साइड का। अब यहाँ पर देखो कैश सिर्फ 15,000 पे किया हुआ है, तो बच्चों 25,000 का क्रेडिट बैलेंस है, 15,000 का डेबिट बैलेंस है, तो मतलब हमें डेबिट साइड पर और बैलेंस डालना पड़ेगा। कितना आपने बैलेंस डाला? 10,000। आपका बैलेंस आ गया 10,000। क्यों? क्योंकि आपने 25,000 में से माइनस किया 15,000। तो ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट भी टैली हो गया। आपने तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए। क्लियर है? तीनों के अकाउंट्स को आपने तराजू को बराबर कर दिया बैलेंस निकाल के। क्लियर हो गया इतना? चलो बहुत बढ़िया, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। बस अब बच्चों दो क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमको कुछ पर्टिकुलर्स दे दिए, 3 ट्रांजैक्शन दिए और बोला है कि भाई इससे कैपिटल अकाउंट बनाओ। बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स। इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ठीक है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? 1 अप्रैल को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश लेकर आया। अब पहले कैपिटल अकाउंट बना ले। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट ये आपने बना लिया, डेबिट लिख लिया, क्रेडिट लिख लिया। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर कैपिटल में बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। ये आपको रूल पता है। तो पहला क्या है? पहला है बच्चों की बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए लेकर आया। मतलब क्या हो रहा है? 2 लाख रुपए आ रहे हैं और कैपिटल क्रिएट हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो अब बाय कैश 2 लाख रुपए एंट्री कर दोगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे। फिर क्या है?
हमको लॉस हुआ भाई 18,000 का नेट लॉस हुआ बिजनेस में। तो अगर बिजनेस को लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस होता है। ड्रॉइंग जो मतलब बिजनेस का लॉस है दैट रिड्यूसेस द कैपिटल, दैट इज रिड्यूस्ड बाय द कैपिटल। तो मतलब कैपिटल को मैं क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। मतलब कम कर रही हूँ मतलब किस साइड लिखूंगी, डेबिट। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 18,000। क्लियर है इतना? चलो फिर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो बच्चों ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ये आप देख चुके हो, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स रिड्यूस कर रही है मतलब कम कर रही है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू ड्रॉइंग अकाउंट 15,000। बस अब आप जरा टोटल लगा लो, देखो जरा कितना आ रहा है बच्चों, ये 2 लाख रुपए। और यहाँ पे देखो डेबिट साइड में आपका 18 + 15,000, तो आपका 2 लाख रुपीज। यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का पलड़ा जो है वो भारी है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका बैलेंस क्रिएट करोगे। कितना बैलेंस आ जाएगा, 2 लाख माइनस 18,000 माइनस 15,000 आपका हो गया 1,67,000। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि 2 लाख रुपए लेके आया था और अब 1,67,000 रुपीज ही बचे। ठीक है, तो 1,67,000 इतना अमाउंट जो है बिजनेस ओ करता है कि बिजनेस को अपने प्रोपराइटर को वापस पे करना है, क्योंकि ये मेरा जो है ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज क्रेडिट साइड वॉज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। ठीक है, तो अब देखो इसका आपका आंसर यही होगा कि आप क्यों, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा ना बच्चों आपसे कि एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स, तो बस इसमें आपको यही एक्सप्लेन करना है कि वो उतना अमाउंट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, सो द प्रोप्राइटर विल बी ट्रीटेड एज द क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल ही बॉट। ठीक है, क्लियर है इतना? तो बस वो जो क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए उसको हम क्रेडिट दिखाते हैं, क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं। समझ में आया? क्योंकि उतना ओ करता है बिजनेस उस प्रोप्राइटर को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द, यहाँ पे भी हमको एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो तो कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब जरा देख लो ट्रांजैक्शन क्या क्या है। स्टार्टेड विद बिजनेस 45,000, तो बच्चों 2013 की कुछ एंट्रीज दी हैं और 2014 की एंट्रीज दी हुई है मार्च की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 से, मतलब क्या हुआ बच्चों, कैपिटल आया, कैपिटल क्रिएट हो गया, मतलब कैपिटल बढ़ा, और कैपिटल बढ़ता है तो कहाँ एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो अब बाय कैश एंट्री कर दोगे 45,000। ठीक है, और डेट लिख दोगे क्या, देखो डेट आपको जो दी हुई है यहाँ पे आप डेट लिख दोगे 1 अप्रैल। समझ में आया? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे आपका फॉर्मेट बनता है पूरा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज में। नेक्स्ट क्या है, May 10 विड्रू फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपए बिजनेस से ड्रॉइंग्स की, ड्रॉइंग्स पैसे निकाले, मतलब उतने से कैपिटल रिड्यूस हुआ, और कैपिटल रिड्यूस होता है बच्चों तो कहाँ एंट्री करते हैं, डेबिट साइड में। तो आप टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 10,000 कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता है रूल, कैपिटल का क्या होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, जुलाई 15 को और कैपिटल लेके आया, कितने का भाई, 55,000 का। तो और कैपिटल आया मतलब कैपिटल बढ़ा, तो बाय कैश एंट्री हो गई यहाँ पे 55,000 से। ठीक है, चलो बहुत सही। फिर इनकम टैक्स पे किया, अब भाई इनकम टैक्स पे किया, ठीक है, तो प्रोप्राइटर ने इनकम टैक्स पे कर दिया। ठीक है, तो वो एक तरीके से वो 5,000 रुपये क्या हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया। ठीक है, और ड्रॉइंग्स जो है वो क्या करता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है। ठीक है, ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो आपने यहाँ पे एक एंट्री कर दी ट्रू ड्रॉइंग्स 5,000 के नाम से। ठीक है, डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल मेरा उतने से कम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट, मार्च 31 को मेरा प्रॉफिट था बच्चों कितना, 30,000 रुपए प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने 30,000। तो बच्चों आपको भी पता है कि प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल में ऐड होता है, मतलब कैपिटल को बढ़ाएगा, तो कैपिटल को बढ़ाएगा मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख दोगे 31 मार्च की डेट डाल के 30,000 रुपए। ठीक है, अब देखो जरा टोटल कितना हो रहा है, 45,000 + 55,000 + 30,000 इज 1,30,000। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये 15,000 ही आ रहा है।
तो बच्चों 1,30,000 का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड भारी है और डेबिट साइड पे सिर्फ 15,000 है, तो आपको यहाँ पे वेट डालना पड़ेगा, बैलेंस डालना पड़ेगा। कितना? 1,30,000 माइनस 15,000, दैट गिव्स यू 1,15,000। तो बच्चों आपका बैलेंस हो जाएगा 1,15,000 और ये आपका टोटल फिगर हो जाएगा 1,30,000। क्लियर है? इतना अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था हमारा। कोई भी डाउट्स हो आपको, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये हमारे पूरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे समाप्त। पूरे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है बच्चों, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस किए। तो आई होप आपको रियल, नॉमिनल, पर्सनल ये सब समझ में आ गया। मॉडर्न अप्रोच के CLEAR भी समझ में आ गए, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, किसका कैसे इफेक्ट होगा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो बस हमारा चैप्टर 6 होता है यहीं पर ख़त्म। अब हम अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए